हेलो एवरीवन। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो ये देखते हुए हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की वो ही रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ तो रिवीजन नहीं कर सकते हैं, ना ही इतना टाइम है। तो इस टाइम में हम जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करेंगे जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम से अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा गया। कई बार तो क्वेश्चन इसलिए ही गलत हो जाता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है। जब भी आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर नहीं है लिखा हुआ है तो उस पर सर्कल बना लें, इससे क्या हमें याद रहता है, वरना तो कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है हेमावती, ऑप्शन बी है अर्कावती, ऑप्शन सी है इंद्रावती और ऑप्शन डी है अमरावती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है इंद्रावती। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से इंद्रावती नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, वस्तुतः यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमारे यहाँ दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि इंद्रावती नदी एक तो कावेरी की सहायक नदी नहीं है, दूसरा ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। कावेरी नदी उद्गम कर्नाटक के, जो कावेरी नदी का उद्गम हुआ है वो कोंडांगू जिला है कर्नाटक का, वहाँ की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। और जो इसकी कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। इस नदी की द्रोणी बेसिन तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में 56%, केरल में 3% एवं कर्नाटक में 41% है। सहायक नदियां जो इसकी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। हेमावती है, लोकापावनी है, हैरांगी है, सिमसा है, अर्कावती है, स्वर्णवती है, भवानी, अमरावती, काबिनी आदि है। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, अगर नदियों से क्वेश्चन बनता है तो सहायक नदी पूछ लेता है कि दाएं साइड की या बाएं साइड की सहायक नदी या फिर कौन सी सहायक नदियां हैं। यह नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? यह नदी अपने प्रवाह क्रम में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये नदी अपने प्रवाह क्रम में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। यूपीएससी इस तरह के ही क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजिंग, जो हमने पढ़ा भी होता है लेकिन हम इन लाइनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सीधे सीधा जो क्वेश्चन होता है उसी को पढ़ते हैं, तो आते हुए भी क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है टोम्बोलो, ऑप्शन बी है बालूरोधिका, ऑप्शन सी है स्टेक और ऑप्शन डी है स्पिट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है स्टेक। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से स्टेक तटीय निपेषण से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। वस्तुतः स्टेक सागरीय तरंगों द्वारा तटीय और चट्टानी संरचनाओं के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है, जो मेहराब यानी कि आर्च के ध्वस्त होने के बाद समुद्र में स्तंभ के समान खड़ी चट्टान होती है। गौरतलब है कि टोम्बोलो, स्पिट, बालूरोधिका तटीय निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब स्पिट क्या है ये देख लेते हैं। यह लहरों द्वारा सागरीय अवसादों के निक्षेपण से तटीय रेखा के साथ संकीर्ण रोधिका के रूप में जल की ओर, अपतटीय या सागर की ओर विकसित स्थलाकृति होती है। और टोम्बोलो किसी द्वीप की मुख्य भूमि तट है, मतलब उसे जोड़ने वाली जो रोधिका होती है वो संयोजन रोधिका कहते हैं, मतलब टोम्बोलो कहते हैं उसको। और सागरीय लहरों के निक्षेप से निर्मित कटक, रिज या तटबंध को रोधिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है गोदावरी, इंद्रावती, ऑप्शन बी है गंगा, पेनगंगा, सी है कृष्णा, भीमा और डी है लूनी, सुक्री। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, मतलब ये जो मेल है ये सही नहीं है, गंगा और पेनगंगा का। बाकी सारा सही है, मतलब गोदावरी की इंद्रावती है, कृष्णा की भीमा है और लूनी की सुक्री है। तो व्याख्या देख लेते हैं। मतलब जो पेनगंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। अब गोदावरी नदी के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, और कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, डिटेल्स में लेके आई हूँ, जिससे आपके एक क्वेश्चन के अंदर ही कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता प्रमुख हैं।
तो अब यहाँ आपको क्या पता चला, इस क्वेश्चन में आपको सहायक नदियाँ देख ली आपने, और ये पता चला प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, दूसरा इसकी लंबाई पता चली, और तीसरा मतलब कहाँ से इसका उद्गम स्थान है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बने आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, और क्वेश्चन सही ही होगा जब आपको इतनी डिटेल्स पता होंगी। नेक्स्ट है गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे, और भारतीय नदियों में सबसे बड़ा उपतंत्र गंगा नदी का है, और वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। कब? 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। और जो सहायक नदियां हैं वो बाएं तट की नदियां एक देखते हैं पहले, क्योंकि कई बार पूछ लेता है मतलब कि बाएं से है या दाएं से। तो बाएं तट की जो है वो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गड़ंक है, बागमती है, कोसी है और महानंदा है। फिर दक्षिणी तट की जो नदियां हैं वो है यमुना, टोंस, सोन और कर्मनाशा। फिर कृष्णा। क्या है कि अगर आप मतलब बाएं तट से हमारी बहुत सारी नदियां अगर नहीं याद रहती हैं तो इसका अच्छी ट्रिक ये है कि आप दक्षिण तट की नदियां कौन सी हैं वो देख लीजिए, तो क्लियर रहेगा। उसके बाद कोई नदी है तो मतलब वो बाएं तट से ही होगी फिर। अब नेक्स्ट है कृष्णा नदी की डिटेल्स देख लेते हैं। कुल लंबाई है 1402 किलोमीटर और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तुंगभद्रा, मतलब कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। उसके बाद है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि प्रमुख हैं। अब सूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। उसका उद्गम अजमेर, सूनी नहीं है, लूनी नदी है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लूनी नदी है। उद्गम इसका अजमेर में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। यह एक अंतर्वाही नदी है जो लवणी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। यह राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ, ये क्या है, कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई है। नेक्स्ट है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है नंदाकिनी और ऑप्शन डी है धौलीगंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मंदाकिनी। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी अपने दाएं यानी कि दक्षिणी तट की सहायक नदी मंदाकिनी के साथ रुद्रप्रयाग पर संगम बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है गंगा। उपयुक्त हिमालयी नदियों में से गंगा नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है क्योंकि गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। दरअसल सिंधु, सतलुज एवं ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही प्रवाहित हो रही हैं, अर्थात इनका उद्गम हिमालय के उस पार यानी उत्तरी छोर से होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, तो सिंधु है, सतलुज है एवं ब्रह्मपुत्र है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखोरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से होता है। सतलुज नदी तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है जहां इसे लोचन खवाब के नाम से जाना जाता है। मैं जो नदियां हैं तो बहुत सारी हैं, इंपॉर्टेंट नदियां ही लेके आई हूँ जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि अभी इतना टाइम तो है नहीं कि आप सारा डिटेल में मतलब रिवीजन करें। कुछ तो आपने पढ़ ही रखा होगा, अब जो जहाँ से संभावना है उसी को हम रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है चेनाब, सेकंड है झेलम, थर्ड है रावी और फोर्थ है सतलुज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर डी है 2, 1, 3, 4। सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। झेलम नदी की डिटेल्स देख लेते हैं। उद्गम पीर पंजाल के गिरिपद में वैरीनाथ स्प्रिंग से होता है। यह वुलर झील से होती हुई पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। यह श्रीनगर के पास विसर्प का निर्माण करती है। उपनाम वितस्ता है ऋग्वेद में। सहायक नदी लीदर, नीलम एवं सिंध है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल व उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं इसके ऊपर।
अब चेनाब नदी की डिटेल्स देख लेते हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उद्गम बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के ताड़ी में मिलने से चेनाब बनती है। उपनाम अस्किनी है ऋग्वेद में। और मुहाना सतलुज नदी में पंजनद पाकिस्तान में। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना तथा दूलहस्ती परियोजना। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि दूलहस्ती परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है या सलाल परियोजना, तो इसलिए मैं ये भी ले आई हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना भी। ये सारी नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही हैं। अब रावी नदी की डिटेल्स देख लेते हैं। उद्गम है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से होता है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। उपनाम पुरुषणी या इरावती है ऋग्वेद में। और सहायक नदी सियूल है। मुहाना पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब नदी से मिल जाती है। रावी नदी पर निर्मित परियोजनाएं चमेरा तथा थीन है, रणजीत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग यानी न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। ऑप्शन बी है कृष्णा, पेरियार, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। ऑप्शन सी है पेनरूर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। और ऑप्शन डी है पेनरू, महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है पेनरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा। व्याख्या देख लेते हैं। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग यानी न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम है पेनार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। पेनार नदी इसे उत्तरी पिनाकनी के नाम से भी जाना जाता है। पिनाकनी शब्द का संबंध पिनाका से है जिसका अर्थ भगवान शिव का धनुष होता है। इसका उद्गम कर्नाटक में नंदी पर्वत से होता है और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कृष्णा नदी की डिटेल्स देख लेते हैं। ये 1402 किलोमीटर लंबी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गोदावरी की डिटेल्स देख लेते हैं। ये 1465 किलोमीटर लंबी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मोहाना आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। महानदी 851 किलोमीटर। उद्गम सिहावा पहाड़ी के पास छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में। मोहाना ओडिशा में पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी। हीराकुंड, टिकरापारा बांध इसी नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। हीराकुंड और टिकरापारा बांध। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो शिवनाथ है, मांड, ईब, जोक आदि। स्वर्णरेखा 395 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार में रांची के दक्षिण पश्चिम में नगरी गांव के पास होता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियां खरकई, रारू, करकरी, कांची, गर्रा आदि हैं। स्वर्णरेखा द्रोणिका अपवा झारखंड सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल एवं ओडिशा में है। जमशेदपुर इसके तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें लद्दाख में स्थित हैं? फर्स्ट है तसोकार, सेकंड है पांगोंग तसो, थर्ड है तसोंगमो और फोर्थ है तसो मोरिरी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1, 2 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें तसोकार, पांगोंग तसो या पांगोंग तसो मोरिरी झीलें प्रसिद्ध हैं। तसो मोरिरी झील रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्यभूमि है। पांगोंग तसो या पांगोंग झील दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ऊंचाई सागर तल से लगभग 4350 मीटर। तसोंगमो या तसोमंगो झील पूर्वी सिक्किम में गंगटोक के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सम्मिलित हैं? फर्स्ट है डल झील, मीठे पानी की झील। सेकंड है वुलर झील, खारे पानी की झील। थर्ड है
पांगोंग सो झील खारे पानी की झील और सोमोरिरी झील मीठे पानी की झील। तो कूट दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन ए सही है, 1 और 3 सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि कश्मीर हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण झीलें अवस्थित हैं, जैसे मीठे पानी की झीलें डल झील, वुलर झील, और खारे पानी की झीलें पांगोंग सो और सोमोरिरी झील, ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के किन नदियों का उपवाह क्षेत्र है? फर्स्ट है रावी, सेकंड है व्यास, थर्ड है झेलम और फोर्थ है सतलुज और फिफ्थ है यमुना। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन सी है केवल 2, 3, 4 और 5 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1, 2, 4 और 5। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु की सहायक नदियां, यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी के उपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीरी हिमालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। कारण है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए सही है, किंतु जो कारण है आर वो गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। सेकंड है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। दोनों कथन सत्य हैं क्योंकि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही और नए टॉपिक मैं लेके आऊँगी जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।